है कि मोदी जी के राज में एकदम राम राज्य आ गया है, भारत विश्व गुरु बन गया है और बिहार में पेशेंट का पैर चूहा खा रहा है। अगर बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो करीब करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। 5.5 लोकतंत्र में जनता हनुमान है, आप हनुमान हैं, रवा अपन शक्ति भुला गइल बा। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। No power on earth can stop an idea whose time has come। यानी जिस चीज का वक्त आ गया हो उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या बिहार में भी बदलाव का वक्त आ चुका है? क्या बिहार दशकों पुरानी जातीय राजनीति से अलग आगे बढ़ने को तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में क्रांति की एक नई आवाज बुलंद हो रही है। ये आवाज है बक्सर के बाजीगर की, ये आवाज है बिहार के नए चाणक्य की। नमस्कार, मैं आज के इस वीडियो में प्रशांत किशोर की राजनीति के वो रंग आपको दिखाऊंगी जो लोग जानते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को उसमें बिहार में बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन पीके उर्फ प्रशांत किशोर की राजनीति पर बात करने से पहले मैं आपको बक्सर के बारे में बताती हूँ। वो बक्सर जो स्वभाव से बागी है, वो बक्सर जहाँ इतिहास बसता है, वो बक्सर जिसने जब भी हुंकार भरी दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दी। वो साल था 1764 का, यानी 1764 का, जब इसी बक्सर की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता पर मुहर लगी। अगर प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली सत्ता स्थापित की, तो बक्सर की लड़ाई ने उस सत्ता को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का रास्ता खोला। ये वही बक्सर है जिसे कभी व्यागसर यानी बागों का बसेरा कहते थे। ये वही बक्सर है जहां राम ने ताड़का का वध किया, रावण के खिलाफ अंतिम युद्ध का बिगुल फूका। ये वही बक्सर है जिसने 1980 से 1990 के बीच ऐसा आंदोलन चलाया कि आखिरकार 1991 में इसे भोजपुर से अलग कर नया जिला बनाना पड़ा। ये वही बक्सर है जहां से शुरू होती है बिहार के नए चाणक्य की कहानी। और प्रशांत किशोर बागी बक्सर की तरह ही स्वभाव से बागी माने जाते हैं। प्रशांत के करीबी मानते हैं कि वो जब बदलाव की ठान ले तो फिर करके ही दम भरते हैं। वैसे तो प्रशांत किशोर का जन्म भोजपुर जिले में हुआ, लेकिन तब बक्सर भी भोजपुर का हिस्सा था और जिंदगी के ककहरे के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का ककहरा यहीं से सीखा। प्रशांत किशोर के पिता पेशे से डॉक्टर थे और इस वजह से उनका तबादला होता रहा। जहां पिता की पोस्टिंग होती, प्रशांत किशोर वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ते। शुरुआती पढ़ाई प्रशांत किशोर की इसी तरीके से हुई। इसके बाद वो पटना के कॉलेज चले गए, फिर वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज आए। पढ़ाई के बीच वहां तबियत खराब होने की वजह से उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी भी पड़ी। पीके ने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ से पूरा किया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्होंने 12वीं को करने के बाद 3 साल पढ़ाई नहीं की। फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल ऐसे ही खाली रहे। प्रशांत कुछ समय हैदराबाद और फिर वहां से अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस फिर भारत आए। इस दौरान प्रशांत ने 2 साल यूएन में भी काम किया। प्रशांत किशोर के पिता मूल तौर पर बिहार के रोहतास जिले के कुनारी गांव के रहने वाले थे। पीके के परिवार में एक भाई और 2 बहनें भी हैं जो अब दिल्ली में ही रहते हैं। वहीं पीके अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिहार में अब बस गए। पीके का जन्म 1977 में हुआ। ये वो साल था जब भारत ने बदलाव देखा। आपातकाल की बेड़ियां तोड़कर हिंदुस्तान का लोकतंत्र एक बार फिर आजादी की सांस ले रहा था। और ये वो साल था जब देश ने पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार देखी। और बदलाव भरे इसी साल में जन्म हुआ बिहार के नए चाणक्य का। और शायद 1977 का वो साल पीके के मन में इतना रचा बसा है कि आज वो बिहार में बदलाव की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बिहार की सियासत में पीके अब तक बेशक कोई बड़ा कमाल ना कर पाए हों, लेकिन उनको नजरअंदाज करना आसान नहीं। तो उनकी सियासत पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात पीके के सियासी एंट्री के पीछे की पटकथा की करते हैं। दरअसल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद पीके बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशन के साथ काम करने लग गए। यूएन के साथ काम करते वक्त उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में इनका तबादला बिहार हो गया और कुछ दिनों के बाद उन्हें यूएन के मुख्यालय में काम करने का मौका मिला। उन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में काम किया। इसी दौरान उन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर तैयार किया।
इसमें गुजरात का भी जिक्र था। दावा किया जाता है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की। प्रशांत किशोर का राजनीति से जुड़ाव 34 वर्ष की उम्र में हुआ। वो साल था 2011 का, जब पीके की मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़ करके गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम शुरू कर दिया। उनका IPAC नाम का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये राजनीतिक दलों को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाती है। पीके की स्ट्रैटेजी के तहत नरेंद्र मोदी गुजरात से निकल करके दिल्ली आए और फिर पूरे देश में छा गए। मोदी पहले बीजेपी के PM उम्मीदवार और फिर देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। पीके ने 2012 के गुजरात चुनाव और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सुशासन के चेहरे के तौर पर पेश करने की एक रणनीति तैयार की। 2014 के आम चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी की बातों को जन जन तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया के जरिए ही मनमोहन सिंह सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाने का काम हुआ। गुजरात की डेवलपमेंट स्टोरी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जुबान पर मानो छा गई। उस दौर में जितनी चर्चा कथित तौर पर 2G और कोयला घोटालों को लेकर के हो रही थी, उतनी ही चर्चा नरेंद्र मोदी की गुजरात मॉडल की हो रही थी। उस पर मोदी का हिंदुत्व वाला चेहरा। तो कुल मिलाकर के पीके की रणनीति में ऐसा रंग जमा कि मोदी देश के प्रधान बन गए। इसके बाद प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिकार बिहार में JDU के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते नजर आए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पीके ने नीतीश के सुशासन बाबू की छवि को और मजबूती से गढ़ा। बताया जाता है कि 2015 के प्रसिद्ध नारे बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा प्रशांत किशोर की दिमाग की उपज थी। कहते हैं कि उस दौर में पीके की रणनीति की वजह से ही लालू यादव और नीतीश कुमार बरसों पुरानी सियासी दुश्मनी भुलाकर साथ आए और पीके की रणनीति का असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरे नीतीश ने विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी की और फिर से बिहार के बन गए CM यानी मुख्यमंत्री। इसके बाद 2016 में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। फिर 2017 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिए प्रशांत को नियुक्त किया। इसके बाद 2017 में किशोर को YS जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति की। फिर 2020 में किशोर आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रणनीतिकार बन गए। इसके बाद 2021 में किशोर को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। साल 2021 में प्रशांत DMK प्रमुख MK स्टालिन के भी राजनीतिक सलाहकार थे। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने जिस पार्टी का दामन थामा, उनकी चुनावी रणनीति का फायदा उस पार्टी को मिला। अब किशोर बिहार में बाजीगर बनने को तैयार हैं। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की कार्यकुशलता और राजनीतिक कौशल को देखते हुए ही उन्हें जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और तब चर्चा ये भी थी कि नीतीश के बाद पीके ही पार्टी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चला नहीं और पीके ने JDU छोड़ दिया। हालांकि ये बात अब काफी पुरानी हो चुकी है। पीके अब अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ राजनीति के मैदान में है और बिहार में बदलाव की आवाज बुलंद कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी के ऐलान से पहले पीके ने बिहार भर का भ्रमण किया। जन स्वराज पदयात्रा करने के बाद उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी का ऐलान किया। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में एक भव्य कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग की। हालांकि उसके बाद का अनुभव प्रशांत किशोर के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लॉन्चिंग के बाद पहली बार बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला सही साबित नहीं रहा और चारों विधानसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार सफल नहीं हुए। इसके बाद तिरहुत स्नातक स्तरीय विधान परिषद चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन अब पीके बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पीके सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मूड बना चुके हैं और सभी 243 सीटों के लिए उनकी रणनीति भी तैयार है। दरअसल प्रशांत किशोर 120 दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं। इस 120 दिनों में पीके बिहार की 243 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। हर दिन 2 विधानसभा साधने का प्लान है। पीके का ये प्लान कितना असरदार होगा कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन पीके की रणनीति बिहार की सियासत में एक नया विकल्प बनकर
जरूर उभरी है। तो आज के व्यक्ति विशेष में बात हम प्रशांत किशोर यानी कि पीके की कर रहे थे। अगले फ्राइडे फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।